उनके डिग्रेडेशन में ये एंजाइम इन्वॉल्व है। तो अगर लाइसोसोमल एंजाइम अल्फा 1 पे ग्लूकोसाइडेज डेफिशिएंट होगा तो लाइसोसोम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, यानी अल्फा 1-4 की लिंकेज को वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। एज रिजल्ट ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं रिलीज हो पाएंगे। ये डिजीज बेसिकली ये दो कैटेगरीज के अंदर आती है। फर्स्ट कैटेगरी इसकी यही है जो हमने डिस्कस की है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, और सेकंड ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में भी ये डिजीज फॉल करती है। The next one is disorder of lipid metabolism. लिपिड मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया है। यानी फेमिलियल इसलिए बोलते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और फैमिली के अंदर सेग्रीगेट करती है, तो इसलिए इसको फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेज हो जाता है। हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ईमिया फ्रॉम द ब्लड। और कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में हाई होने की वजह से डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज एंड पेरिफेरल आर्टरीज। और ये डिजीज काज होती है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ आइदर द एलडीएल रिसेप्टर्स और द एचएमजी को रिसेप्टर्स। अब इस चीज को समझने से पहले कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का पाथवे, हम पूरे पाथवे को नहीं देख रहे, हम जस्ट ये समझना चाह रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है या कोलेस्ट्रॉल की जो अपटेक है, कोलेस्ट्रॉल का जो बॉडी मेंटेन होना है वो किन किन रूट्स के थ्रू है। दो रूट्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। एक, कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है थ्रू दिस डी नोवो बायोसिंथेसिस पाथवे, और इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है दैट इज बीइंग मीडिएटेड बाय एचएमजी को रिडक्टेज। एचएमजी को रिडक्टेज ये एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, और यही एंजाइम बेसिकली डिफाइन करता है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अगर प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद है तो ये एंजाइम खुद ब खुद थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म डीएक्टिवेट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। सेकेंडली, जो एक्सोजिनस सोर्स जो कोलेस्ट्रॉल आते हैं वो एलडीएल रिसेप्टर के थ्रू सेल के अंदर इंपोर्ट होते हैं। तो ये दो रूट्स हैं। द फर्स्ट रूट इज द बॉडीज ओन सिंथेटिक पाथवे, de novo pathway biosynthesis, where the HMG co-reductase is an enzyme which is the actual rate limiting enzyme which define the synthesis of the cholesterol. And the second route is the LDL, low density lipoprotein receptors. ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल थ्रू एलडीएल रिसेप्टर्स इंटरेक्ट करके इंटरनलाइज हो जाते हैं सेल के। तो ये दो रूट्स हैं। अब डेफिनेटली अगर एलडीएल रिसेप्टर्स, अब हम केस नंबर 1 को लेते हैं, एलडीएल रिसेप्टर अगर डिफेक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, चाहे डिनोवो सिंथेसिस से कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा बने तो भी फीडबैक अपने ही डिनोवो सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल खुद ही फीडबैक देगा एचएमजी को रिडक्टेज को, तो भी कोलेस्ट्रॉल का पाथवे जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कंट्रोल हो जाएगी। सेकेंड लेवल पे अगर एक्सोजिनस से भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि कैरियर होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं और एलडीएल रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके इंटरनलाइज करते हैं, वो भी इस पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि सेल फर्दर एनर्जी इन्वेस्ट ना करे और कोलेस्ट्रॉल फर्दर ना बने। अब दो बातें, द फर्स्ट वन इज कि अगर ये एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड स्ट्रीम के अंदर थ्रू एक्सोजिनस सोर्स आ रहा है वो इंटरनलाइज नहीं होंगे, ब्लड के अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहेगा। दूसरी तरफ फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ड्यू टू द एक्सोजिनस सोर्स, फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पर एलडीएल रिसेप्टर उनको इंटरनलाइज भी नहीं कर रहे, तो फीडबैक मैकेनिज्म जो एक्सोजिनस सोर्स से आना है वो फेल हो जाएगा। अब इंटरनली कोलेस्ट्रॉल थ्रू डी नोवो सिंथेसिस बनता रहेगा और जहाँ जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है, लाजमी बात है कोलेस्ट्रॉल बनने के बाद दोबारा सेल से एक्सपोर्ट भी होते हैं। अब ऑलरेडी एंडोजिनस सोर्स से आने वाले कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड के अंदर होंगे और इंटरनली थ्रू डी नोवो सिंथेसिस बनने वाले कोलेस्ट्रॉल भी एक्सपोर्ट होंगे और वो ब्लड के अंदर आएंगे, तो ब्लड में एक्सेसिव क्वांटिटी हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल।
So this is the first reason of the familial hypercholesterolemia. और ये जब एक्सेसिव क्वांटिटीज के हो जाएगी तो ये डेफिनेटली ये वॉल ऑफ द वेन्स एंड आर्टरीज के साथ डिपॉजिट होता जाएगा ब्लड के हार्ट के अपनी कॉर्नरी आर्टरीज को भी ये ब्लॉक करता है और बाकी पेरिफेरल आर्टरीज को वेन्स को ये ब्लॉक। सेकेंडली जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है HMG को रिडक्टेज। HMG को रिडक्टेज में कुछ ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म होती हैं जो फीडबैक के मैकेनिज्म को नहीं रिकॉग्नाइज करती। यानी यहाँ पे आप बेसिकली वो म्यूटेशन यहाँ पे हम नहीं इसको बोल रहे कि या इसकी डिफिशिएंसी हम नहीं बोल रहे कि जिसकी वजह से अगर ये डेफिनेटली अगर HMG को रिडक्टेज जो है अगर ये बिल्कुल नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे इसकी दूसरी पॉलीमॉर्फिज्म है वो पॉलीमॉर्फिज्म जो इसके फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब जब फीडबैक मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये एंजाइम तो बार बार कोलेस्ट्रॉल बनाता रहेगा। और दूसरी तरफ से बेशक ये LDL रिसेप्टर अपना वर्क ठीक भी कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इंटरनलाइज भी हो रहा है फॉर द फीडबैक मैकेनिज्म, लेकिन वो है पॉलीमॉर्फिज्म जिन्होंने HMG को रिडक्टेज एंजाइम की फीडबैक मैकेनिज्म की जो साइट है उसको डिस्टेबलाइज किया हुआ है, वो उससे नहीं इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब एक्सोजेनस सोर्स से आने वाले कोलेस्ट्रॉल भी फीडबैक मैकेनिज्म को नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे और डिनोवो पाथवे के थ्रू बनने वाले कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी इसको नहीं सेंस कर पा रहे। एज रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल एक्सोजेनस सोर्स से भी आता रहेगा, एंडोजेनसली थ्रू डिनोवो पाथवे भी बनता रहेगा और एज ए रिजल्ट ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डिपोजिशन एंड ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। So this is actually the failure of the lipid metabolic pathway, familial hypercholesterolemia. The other one is the failure of the purine and pyrimidine metabolism, the disorders of the purine metabolism. इसमें well known example gout की है। gout जिसको हम एक्चुअली एक एरिथ्राइटिस की एक कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट जो वो पेन करते हैं। एरिथ्राइटिस एक और डिजीज है, गाउट एक और डिजीज है। गाउट बेसिकली काज होती है ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द जॉइंट। ये जॉइंट स्वेलिंग काज करता है, जॉइंट पेन काज करता है, टेंडरनेस यानी स्टिफनेस काज करता है और इन्फ्लेमेशंस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और ये क्यों होती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट यूरिक एसिड। जी मेरी आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर आ रही है। जी तो डिसऑर्डर ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म एग्जांपल गाउट। यूरिन की मेटाबॉलिज्म ये फ्लो शीट डायग्राम है, ये यूरिन की मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। यूरिन की मेटाबॉलिज्म चाहे उसकी सिंथेसिस है या चाहे उसकी डिग्रेडेशन है। एक्चुअली जो गाउट की जो डिजीज है जिसमें यूरिक एसिड की डिपोजिशन होती है, ये काज होती है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्यूरिन, कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्यूरिन। प्यूरिन बेस बनती कैसे है? राइबोज शुगर और PRPP प्लस ग्लूटामीन। In the presence of this PRPP synthase enzyme इनोसिनिक एसिड बनता है, फिर इनोसिनिक एसिड से एडिनालिक एसिड, एक पाथवे एडिनालिक एसिड की तरफ जाता है, दूसरा पाथवे गुआनिलिक एसिड की तरफ जाता है, एडेनिन एंड गुआनिन। अब यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जांपल चाहे ये पाथवे डिग्रेडेशन की तरफ जाए या ये सिंथेसिस की तरफ जाए दोबारा, तो फॉर एग्जांपल डिग्रेडेशन का पाथवे एडिनालिक एसिड है, एडिनालिक एसिड ने डिग्रेड होना है, एडिनालिक एसिड से इनोसिनिक एसिड, इनोसिन से हाइपोजेंथीन, जेंथीन, और चाहे ये एडेनिन की तरफ से आए या चाहे ये गुआनिन की तरफ से आए, अल्टीमेटली ये जेंथीन पे आके इन दोनों की मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिज्म यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। अब यहाँ पे आके दो रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं।
एक है ज़ैंथीन से यूरिक एसिड का बनना और सेकंड है यूरिक एसिड से एलेंटाइन का बनना। ज़ैंथीन से यूरिक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, यानी ज़ैंथीन की ऑक्सीडेशन से यूरिक एसिड बनता है। और कंप्लीट और सेफ मेटाबॉलिज्म की ज़रूरी है कि यूरिक एंजाइम यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज करके एलेंटाइन में कन्वर्ट। अब यहाँ पे अगर ये यूरिकेज एंजाइम अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो उस डिफेक्टिव होने की वजह से यूरिक एसिड ज़ैंथीन से यूरिक एसिड तो बनेगा लेकिन यूरिक एसिड से एलेंटाइन नहीं बनेगा, जिसकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म है और ये सेफ प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू यूरिक एसिड। तो अब ये uric acid, because of the deficiency or the defective uricase enzyme, its concentration in the blood will increases. इंक्रीज होने की वजह से ये जॉइंट्स के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं। इसकी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत सिंपल है कि इसमें चूँकि ज़ैंथीन इन दोनों साइड पे अगर आप देखें ज़ैंथीन भी सेफ है और एलेंटाइन भी सेफ है। ज़ैंथीन टिश्यूज़ को नहीं डैमेज करता, अगरचा कि ये रेप्लिकेशन में ब्लॉकेज क्रिएट करता है लेकिन ये टिश्यूज़ को नहीं डैमेज करता है, लेकिन फॉर सम टाइम इट रिमेन इन द बॉडी एंड देन इट इज एलिमिनेटेड। लेकिन जो यूरिक एसिड है ये अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं तो ये बॉडी में जब तक एलिमिनेट होते हैं तब तक ये एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, डिजीज भी काज करते हैं। तो जो ये फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का, अगर ये एंजाइम ब्लॉक कर दिया जाए बाय यूजिंग द सबस्ट्रेट एनालॉग, जो एलोप्यूरिनोल इसका एक सबस्ट्रेट एनालॉग है जिसकी मेडिसिन भी एलोप्यूरिनोल की होती है, तो वो एलोप्यूरिनोल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को बेसिकली ब्लॉक कर देता है, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो जब इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है वो ज़ैंथीन को फर्दर मेटाबोलाइज नहीं करता, यूरिक एसिड नहीं बनता, एज ए रिजल्ट इस तरह गाउट की डिजीज को ओवरकम कर देता है। तो प्योरीन की मेटाबॉलिज्म अगर फेल हो जाती है, फॉर इंस्टेंस ऑन दिस स्टेज जहाँ यूरिक एसिड एलेंटाइन में नहीं कन्वर्ट होता, ज़ैंथीन से यूरिक एसिड तो बन जाता है लेकिन यूरिक एसिड एलेंटाइन में नहीं कन्वर्ट होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी और malfunctioning of the uricase enzyme, तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है और ये एक्यूमुलेट हो जाती है। The other example of purine metabolism is severe combined immunodeficiency, और ये डिजीज काज होती है ड्यू टू एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम डिफिशिएंसी। एडिनोसिन डीअमाइनेज ऑब्वियसली नाम से ऑब्वियस है कि ये एडेनिन को डीअमाइनेट करते हैं और डीअमाइनेशन से इनोसिन बनता है। जो इनोसिन है, इनोसिन के 3 मेजर फंक्शंस हैं, डीएनए सिंथेसिस रिपेयर में इसका फंक्शन है, प्रोटीन प्रोडक्शन में इसका फंक्शन है और सेल सिग्नलिंग में इसका फंक्शन है। अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाएगा तो एडिनोसिन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ये टॉक्सिक एक्यूमुलेशन की वजह से इट काज इनहिबिशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस ऑफ द रिपेयर एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द apoptosis of सेल डेथ। तो चूंकि ये एंजाइम प्रेफरेंशियली टी सेल और बी सेल के अंदर ज़्यादा ये एक्सप्रेस होते हैं, तो जब टी और बी सेल में एडिनोसिन डीअमाइनेज की डिफिशिएंसी काज हो जाती है तो टी एंड बी सेल में डीएनए की सिंथेसिस या उसकी जो रिकॉम्बिनेशन के जो प्रोसेसेस हैं या एंटीबॉडी सिंथेसिस के जो प्रोसेस हैं इस तरह में प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं तो वो इस काबिल नहीं होते कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके एक एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें, तभी ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिम्टम की डिजीज काज हो जाती है इंडिविजुअल्स में जिनमें एडिनोसिन डीअमाइनेज की डिफिशिएंसी। और लास्ट पे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स की जो केमिस्ट्री है ये बाकियों से ज़रा डिफरेंट है। बाकियों की केमिस्ट्री ये है कि वहाँ पे कोई सिंगल मेटाबोलाइट जो है उनकी एक्यूमुलेशन होती है, यहाँ पे फुल फ्लेज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एक्यूमुलेशन होती है, क्योंकि लाइसोसोम का काम है डिग्रेड करके एक सिंपल कंपाउंड्स का बनाना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड है तो उनको डिग्रेड करके मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट हो जाते हैं तो उनमें वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिनको लाइसोसोम में सपोज टू बी डिग्रेड करना होता है वो नहीं डिग्रेड होते और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की एक्यूमुलेशन होती जाती है। फॉर एग्जांपल म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, ये डिजीज काज होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स
क्यों? क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स जिन्होंने डिग्रेड करना है इन पॉलीसेकेराइड्स को, वो उनको डिग्रेड नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट पॉलीसेकेराइड्स की एक्यूमुलेशन होती है, सेल ओवरबर्डन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दोस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल है मार्क्यू सिंड्रोम। मार्क्यू सिंड्रोम में पेशेंट